साथियों नमस्कार। धर्म अर्थ की राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने जीवन का, यात्रा का और कुछ ज्योतिषीय यात्रा का वृत्तांत सुनाता हूँ। साथियों 1994 में मेरा डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ। तो वहाँ पर मेरे क्लासमेट थे उस समय ज्योतिपुंज गौड़, मेरे बड़े अजीज मित्र हैं। तो वो ज्योतिष और थोड़ी बहुत पामिस्ट्री जानते थे। तो उनसे कुछ पुस्तकें लेके हमने पढ़ी। तो जब सबसे पहली बार नोट्स बनाए तो आप ताज्जुब मानिए कि जो मेरे पास डायरी में आज भी नोट्स है, जो हमारी 5 उंगली हैं, कनिष्का कौन सी है, मध्यमिका कौन सी है, इंडेक्स फिंगर कौन सी है, उनके बारे में भी डिटेल लिखा। वहां से यात्रा शुरू होते होते मैं ज्योतिपुंज गौड़ के साथ मजाक करता था कि भाई मैं ज्योतिष बनूंगा और तुम्हारे पंडितों के धंधा बंद करूंगा। तो चलो इन सब चीज़ों के बाद चलते चलते वो हमारे जीवन में आज भी बड़े अजीज मित्र हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जब मैं दिल्ली में नौकरी लगा एनडीपीएल में, तो वहाँ पे यात्रा शुरू क्या होती है कि जब मैंने एज ए जोनल मैनेजर राकेश शर्मा जी को चार्ज दिया, तो जिस समय हमने उनको चार्ज का हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कर रहे थे, तो उन्होंने एज ए जोनल मैनेजर चार्ज लेने से पहले वो वैष्णो देवी की यात्रा पे गए। तो डिस्कशन हो रहा था ऐसे ही लाइट मोमेंट में। तो उन्होंने होशियारपुर का जिक्र किया, वहां पे कुछ लोग भृगु संहिता के जानकार हैं, तो उन्होंने प्रेरणा दी और मेरा जो ट्रांसफर हुआ था वहां से विद डिमोशन में बवाना प्रोजेक्ट में भेजा गया था। तो मैं एनडीपीएल का पहला ऐसा केस था और उसका कारण आज मुझे बड़े अच्छे से समझ में आता है कि उस समय सूर्य भाग्येश की महादशा से मैं अष्टमेश चंद्रमा की महादशा में आया, तो डिमोशन होना तय था। तो उनके बताए हुए उसके अनुसार मैं होशियारपुर गया। तो जब मैंने होशियारपुर की यात्रा की तो करीब करीब सितंबर का महीना था। तो आप ये लगाइए कि मैं जीवन में पहली बार पंजाब जा रहा था। तो जैसे ही मैंने रजपुरा पार किया, रजपुरा पार करने के बाद अंबाला पार करने के बाद देखा तो पूरा पंजाब बिल्कुल हरा था, हरा भरा, बिल्कुल ऐसा जैसे बिलियर्ड्स की मेज होती है। तो काश के उस समय मेरे पास या किसी के भी पास अगर दूरदृष्टि है या दिव्य दृष्टि है और व्यक्ति वहां से खड़ा होकर वाघा अटारी बॉर्डर तक यदि देख सकता है तो बिल्कुल सारा पंजाब प्लेन है। मैं नहीं मानता कि शायद पूरे में 2, 4, 6 मीटर का भी ऊंचा नीचा होगा। और जहां से मैं बैठ के आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और जो दिल्ली में या बागपत में मेरा नेटिव पैलेस है, वहां की समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई और जहां मैं बैठा हूं दोगुने का फर्क है। तो जब मैं यात्रा करके होशियारपुर पहुंचा तो सबसे पहले मैं वहां जो सज्जन है जिनके पास ये भृगु संहिता बताई जाती है, मिस्टर रतीश मोहन जी, में उनसे मिला। उनको मिलने के बाद रिक्शा वाले से पूछा जी उनके पास जाना है, तो हर रिक्शा वाला जानता है, तो उन्होंने वहां ले जाकर छोड़ दिया। तो मैं करीब करीब सूर्यास्त के आसपास पहुंचा। वो बोले जी हम सूर्यास्त के बाद तो पर कुंडली को हाथ नहीं लगाते, पर आप जल्दी ऐसा करिए कुंडली दे दीजिए। तो मैंने बताया कि सर मेरी जो कुंडली है वो असेंबल है, जैसे नेहरू प्लेस में कंप्यूटर असेंबल होते हैं, चिप यहाँ की, बॉडी यहाँ की, तो इस तरीके से थी। तो उस समय तक मैं श्योर नहीं था ये कितनी एक्यूरेट है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर बेटे की कुंडली एक्यूरेट है, आप उसके आधार पर प्रिडिक्शन दे सकते हो। उन्होंने बोला जी दे सकते हैं। तो उनकी बताई हुई दुकान से मैं इमीडिएटली कुंडली बनवाई, 2 कॉपी बनवाई, एक उनको दी, एक अपने पास रखी और उनको सबमिट कर दी। उनको बाद में फ़ोन करता रहा अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल। उन्होंने कभी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया, बस कभी भी पूछते थे कि जी उस पर काम चल रहा है। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, जो इतिहास में या मैंने कुछ लोगों से सुना पड़ा है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार एक प्रपोजल रखा था पद्मिनी के लिए कि भाई तुम शीशे में दिखा दो, देख कर चला जाऊंगा, हो सकता है उसकी चाल हो, धोखा हो, कुछ भी हो। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्रभु एक तो आप जो प्रेडिक्शन है आप मुझे वो दे देना और ग्रंथ के दर्शन करा देना, मैं हाथ जोड़ कर चला जाऊंगा। तो आज तक तो वो संभव नहीं हो पाया। बाद में जब जानकारी मिली है वो ये मिली है कि भाई जो उनके पास ग्रंथ है उन्होंने क्या किया कि उसकी फोटोकॉपी करा के पूरे परिवार ने आपस में बांट लिया है। वो उनका उस पर एकाधिकार है, उन परिवार की संपत्ति है। और मैंने तो साथियों यहाँ तक भी सुना है कि जी कोई व्यक्ति ऐसा था कि वो कबाड़ में बेच रहा था, उनके किसी दादा परदादा ने उनसे वो खरीद लिया। साथियों जैसे मैंने 2 साल तक संघर्ष किया है, ज्योतिष को अध्ययन किया है, बड़ा सीरियस होकर मैंने ज्योतिष को पढ़ा है, तो बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब होता है कि कोई व्यक्ति तो कबाड़ में बेच रहा था, उनके दादा परदादा ने उन्हें खरीद भी लिया
उसे पढ़ भी लिया, समझ भी लिया और डिकोड भी कर लिया। तो ये सब चीजें थोड़ी सी जमती पचती नहीं है। तो अभी मैं जब पंजाब में घूम रहा था, तो अभी मैं दिल्ली लास्ट वीक जो है दिल्ली की रात से एक ट्रेन पकड़ी, सुबह लुधियाना पहुंचा, उसके बाद जो है फिरोजपुर पहुंचा, फिरोजपुर से फजलीका पहुंचा, फजलीका से जो है आपका जालंधर, जालंधर से होशियारपुर, ऐसे सफर करते करते मैं केंद्रीय संस्कृत विद्यालय पहुंचा। तो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय में जो ज्योतिष के वहां पे आचार्य हैं उनसे मैं मिला। तो मिलने के बाद वहां की मैं लाइब्रेरी में पहले भी गया था, कुछ किताबें मैंने अच्छी देखी थी। तो क्योंकि उधर मेरे जाने का बहुत बड़ा एक मकसद था कि भाई जो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय है वो हमें कोई ना कोई एक सिलेबस पढ़ा रहा है। तो मैं वहां के जब विभागाध्यक्ष से मिला तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि सर जो आपका सिलेबस है तो प्लीज ये बता दीजिए, दूसरा जो है आप उस सिलेबस के मुताबिक कौन कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं वो बता दीजिए। तो जस्ट क्या है, मैं ये कहूंगा कि भारतीय विद्या भवन से जो हमने ज्योतिष सीखा है, हम ज्योतिष के मामले में इलिटरेट से लिटरेट हो गए हैं। पहली चीज, अलंकार और आचार्य में जब हम पढ़ते हैं, जो मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं वो ये है कि वो सिंप्लीफाइड ज्योतिष का वे है। अगर आप पुराने टेक्स्ट के किसी भी आधार पर ज्योतिष पढ़ेंगे, चाहे बीपीएचएस है या दूसरी कोई पुस्तक है, हम आसानी से उसको डिकोड नहीं कर सकते। भगवान भला करे राव साहब का, उन्होंने क्या किया कि उन चीजों को डिकोड किया और सबसे पहले बोर्ड पे खड़ा होकर ज्योतिष को पढ़ाना शुरू किया, जिस तरह क्लास में पढ़ाया जाता है। अब जो पुराने टेक्स्ट है, जब हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय है वो इस देश का एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अपने स्ट्रक्चर्ड वे में ज्योतिष पढ़ा रहा है और वो पुरानी चीजों को इग्नोर भी नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात है कि आप वहां देखेंगे वो सूर्य सिद्धांत पढ़ाते हैं। मैंने सूर्य सिद्धांत को खुद से पढ़ा है। मैं कहता हूं कि बिना सूर्य सिद्धांत के पढ़े ज्योतिष में आगे बढ़ना ना समझी के बराबर है। अब उसके अलावा जो और चीजें हैं, हाँ, संस्कृत में क्या है कि जो चीजें दी गई है उनको समझना, याद करना आसान है अगर किसी का संस्कृत में हाथ साफ है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि इस देश में कोई भी ज्योतिष सीखना चाहता है तो वो भारतीय विद्या भवन से यदि ज्योतिष सीखेगा तो इट इज ए वेरी श्योर एंड इट इज वेरी क्लियर कि वो कम से कम लिटरेट हो जाएगा। अलंकार करें, इत्मीनान से आचार्य करें, और जब आप रिसर्च में दाखला लें तो जब हम रिसर्च में पढ़ते हैं तो वहां हमें दबी जुबान भी, ओपनली भी बड़ा क्लियर कहा जाता है कि जो हमारे ओल्ड टेक्स्ट हैं, क्लासिकल चीजें हैं, उन्हें पढ़िए। अब उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गैप में बहुत बड़ी बाधा आती है, हमारा संस्कृत का ज्ञान ना होना पहली बात, और कई बार अच्छी बुक्स का उपलब्ध ना होना। तो जैसे मैं केंद्रीय संस्कृत विद्यालय में गया, मैंने वहां की लाइब्रेरी में बुक्स को देखा, उनके कवर का फोटो लिया और मैंने फेसबुक पर जितने मेरे मित्र थे उनको शेयर किया। जिसके जो काम का है वो उसको काम में ले लेगा। अब इसके बाद जो मेरी आगे की जर्नी है, मैं एक बार बीएचयू जरूर जाऊंगा, सेम काम वहां की लाइब्रेरी में करूंगा, वहां के विभागाध्यक्ष से मिलूंगा। और यदि आप ज्योतिष में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो सिंपली समझने वाली चीज है कि आप उज्जैन को भी दरकिनार ना करें। वो भी एक ज्योतिष का बहुत बड़ा हब, बहुत बड़ा सेंटर है, और वो वारामिहिर की विचारधारा वहां चलती बसती है। अब साथियों, जब राकेश शर्मा जी से हमने चार्ज लिया तो हम उनके साथ कुछ अगली पीछे की चीजें डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले क्या था कि जब मैं एनडीपीएल में भर्ती हुआ तो श्री एस.के. भाटिया जी ने मुझे बतौर जेई चार्ज दिया। तो भाटिया जी खुद अपने आप में भारतीय विद्या भवन के पास आउट हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं और पढ़ने पढ़ाने के बहुत शौकीन हैं, और उनकी अपने आप में लाइब्रेरी बहुत रिच है। वो किताबों पर पैसा इन्वेस्ट करते हुए कभी हिचकते नहीं है। तो हुआ ये कि जब मैंने उनसे बतौर जेई चार्ज लिया 2003 में, उसके साथ साथ 2007 के आजू बाजू 6 के एंड में भाटिया जी से मैंने बतौर जोनल मैनेजर भी चार्ज लिया। तो जब भी मैं भाटिया जी से मिलता था तो उनके साथ हंसता था कि भाटिया जी ये बताओ तुसी एक्शन कब बन रहे हो। तो मैं कहा भाई अगर भगवान ने ऐसा ही मंजूर किया है कि भाई मुझे हर बार आपसे चार्ज लेना है तो मैं दुआ करूंगा आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे चार्ज लेने आ रहा हूं। तो इससे पीछे की एक बड़ी मेरे गांव के आसपास की स्टोरी है। मेरे गांव के बाजू में गांव है फतेहपुर। तो फतेहपुर के पूर्वी हिस्से में जो है प्राइमरी पाठशाला के पास कुछ ब्राह्मण परिवारों के घर हैं और वहीं पर कुछ वाल्मीकि के भी घर हैं। तो देखो समाज, गांव का समाज है, थोड़ा बहुत जातिवाद चलता है, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं।
पर जब जो आदमी आपका पड़ोसी है, चाहे वो कैसा भी है, वो आपका बहुत नजदीक का भी होता है और कहीं ना कभी कभी विवाद भी पड़ोसी के साथ ही होता है। तो उन्हीं के बगल में फोंदे जो है वाल्मीकि थे, तो आसपास बैठना था, सारी बात दुआ सलाम सब होती थी। तो फोंदे ताऊ क्या करता था, जब भी एक पंडित जी से मिलता तो पूछता, पंडित जी आपका लड़का कैसा पढ़ रहा है? तो वो बताते भाई ठीक पढ़ रहा है। तो ये सब चीज पूछते बताते बहुत दिन गुजर गए। तो एक दिन पंडित जी ने पूछा, भाई पंडित जी वो भाई फोंदे की बात बता, तू यार जब भी मिलता मेरे लड़के की पढ़ाई के बारे में पूछता है। कहता पंडित जी इसमें कुछ पूछना ही नहीं है कि भाई यदि आपका लड़का मास्टर बनेगा तो चपड़ासी तो मेरा भी बन ही जाएगा, तो मुझे तो आपके का ध्यान रखना है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं भाटिया जी से पूछता था। ठीक है जी, उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा तालमेल रहा। फिर राकेश शर्मा जी से जब चार लिया तो उन्होंने मुझे होशियारपुर का रास्ता दिखाया। तो ये जो यात्रा की मैंने उनके कहने के अनुसार की। तो कुल मिला के उधर से कोई खास जवाब नहीं मिला। अब उसके बाद जो है जैसे तैसे करके मैंने जो है भारतीय विद्या भवन के ज्योतिष में एडमिशन ले लिया। अब लेने के बाद मैं आचार्य कर लिया है। 2 पेपर मेरे बैक हैं, उनको निकाल लूंगा। बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, गैप्स भी आए। मेरे क्लासमेट लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की और इवन किताब के मामले में मैंने लोगों से पैसा लिया भी क्योंकि किताब एक ऐसी चीज है जिसको मैं आसानी से दूसरे को दे भी देता हूं और दूसरे से ले भी लेता हूं। तो साथियों, मेरा आपको ये कहना है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अगर ज्योतिष में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो रही इसकी भृगु संहिता की, मैंने बहुत लाइब्रेरी खंगाली है, बहुत दुकानों पर गया हूं, मुझे कुछ भी ऑथेंटिक नहीं मिला। हाँ, केंद्रीय संस्कृत विद्यालय की लाइब्रेरी में मुझे एक देहाती पब्लिकेशन की भृगु संहिता मिली है और वहां के जो आचार्य सर थे उनके साथ मैंने देखा, उसको हमने अवलोकन किया, तो मुझे उस पुस्तक में कोई खास दम नहीं लगा। प्लस वहां पे हस्तलिखित रावण संहिता भी है, जब हमने उसका अवलोकन किया तो उसमें हमें कुछ दम लगा। तो साथियों, जो कहने वाली बात है कि यदि आप ज्योतिष में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले चीज है कि आप किताबों से डरिए मत। दूसरा, मैं एक चीज और कहूंगा कि हिमाचल से ही एक पंडित जी है, पंडित लेखराज शर्मा जी। तो पंडित लेखराज शर्मा की जो एक्सपर्टाइज है वो सामने वाले से जब मिलते हैं तो हाथ देखते हैं। हाथ देखना एक जस्ट मेरे हिसाब से वो बहाना मात्र है। वो क्या करते हैं, प्रश्न कुंडली और नष्ट जातकम के प्रयोग से वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली बना लेते हैं और उसको बोलते हैं जो भी मिलना आता है भाई ठीक है, आप जो अपनी बनी हुई है वो भी लेकर आइए और हम एक दूसरे से मिलान करते हैं। तो उसमें 2, 4, 10, 15 मिनट का जो वेरिएशन मिलता है तो बड़े दावे से बोलते हैं कि मेरी ठीक है, आपकी गलत है। गलत नहीं है, करेक्शन की जरूरत है। चलो ठीक है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही है उनको कतई भी इग्नोर मत करिए। दूसरा क्या है कि जो भारतीय विद्या भवन में लोग आते हैं पढ़ने, वो कामकाजी लोग होते हैं, हमारे जैसे एजिड लोग होते हैं। अब यूनिवर्सिटीज के जो है एडमिशन की देने की एक पर्टिकुलर एज है, उनके लिए उनकी जो बैकग्राउंड है संस्कृत होनी चाहिए, प्लस एक एज ब्रैकेट है और वहां पे जो सीटें भी हैं बड़ी लिमिटेड हैं। तो देखो, भारतीय विद्या भवन भला क्या कर रहा है कि बहुत अच्छी ज्योतिष की जानकारी दे रहा है और जो हम कामकाजी लोग हैं उनको वीकेंड पे देता है। बट अल्टीमेटली हमें वहां भी क्लासिक्स की तरफ जाना पड़ता है। क्लासिक्स को इग्नोर नहीं करना। और राव साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भाई क्लासिक्स को टेक इट लिबरली, नॉट लिटरली। तो हमें जब वो अध्ययन उनका ही करना है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो मेरे साथी रिसर्च में हैं तो वहां आप क्लासिक्स को पढ़िए, प्लस केंद्रीय संस्कृत विद्यालय है उसको इग्नोर मत करिए और जो बीएचयू का सिलेबस है उसको भी इग्नोर मत करिए और जो अल्टीमेटली जो उज्जैन की परंपरा है इसको भी इग्नोर मत करिए। तो साथियों, मेरा आपको ये सारा कुछ है। तो इस बारे में जो है मैं और ज्ञानवर्धक जो भ्रमण करूंगा और जो चीजें मैं इकट्ठी करूंगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियो को पाने के लिए धर्म अर्थ की राजनीति चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।